सृष्टिना सर्वसरजनना एकमात्र प्रभु प्रीता त्यागिने भोगवी ज्ञान परधन तृष्णा प्रार्थना परोपकार ते पुण्य पर पीड़ा ते पाप छे पोताने प्रतिकूल ते अन्यने नव आचरो हरिनो हरि छे मम रक्षक भरोसा जाय नहीं जे हरि करे ते मम हितनो ते निश्चय बदलाय नहीं संगे हरि चरण रहिए तमे अमे संगे हरि स्मरण रमिए तमे अमे संगे पराक्रमो गण हरिए तमे अमे ते संग भंग बनशो न कदापि आपणो तेजस्वी प्राणवान थाजो सदा शिक्षण न कदापि तजो भिन्न विद्वेषे मनापन् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम सर्वदा शांति सर्वथा शांति सर्वत्र शांति सौनु सदा कल्याण हो जो सौनु सदा मंगल हो जो सौनु आरोग्य सदा सारू जय भगवान। सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरुजी ब्रह्मलीन जीवनभाई दवे, सांप्रत गुरुजी स्वर्गस्थ बिपिन भाई शाह और अभी के वर्तमान गुरुजी माधुरीबेन मेहता का स्मरण करके उनको वंदन करके हम हमारा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। उसके पहले करीब 650 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। वो सबका और अभी आने वाले सारे पार्टिसिपेंट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ भारत विकास परिषद की ओर से, जय भगवान की ओर से, मेरी ओर से और मेरे साथियों की ओर से, और साथ साथ में अभिवादन करता हूँ उनकी ये विज्ञान सीखने की निष्ठा, उनकी दिलचस्पी वगैरह को मैं वंदन करता हूँ। कुछ मैसेज मुझे आते हैं, कुछ लोग बात भी करते हैं। मैसेज में न्यू जर्सी से एक बहन जी है प्रीति सोनी,
उन्होंने मैसेज भेजा, उनको कोर्स बहुत पसंद आया है और शी इज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। तो बड़ी खुशी हुई। अपना ये जो शिविर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए, वो ही अपने शिविर की सफलता है। लोकल घाटकों पर से हमारी एक बहन जी रूपा आशा, उन्होंने फोन किया और उन्होंने अपना आनंद व्यक्त किया। क्यों? उनके मिस्टर को कल या परसों पेट में दर्द, सिर में दर्द, बेचैनी वगैरह था। तो उन्होंने जो भी पॉइंट सीखे हैं वो रिलेटेड पॉइंट से उनको ट्रीटमेंट दी और 10-15 मिनट में वो बिल्कुल ठीक हो गए। पेट का दर्द, सर का दर्द चला गया, खुश हो गए। उनके जो मिस्टर है, मिस्टर हेमंत आशर, उन्होंने मुझसे बात की कि एक इट इज जस्ट लाइक मैजिक, जादू जैसा है कि इतना जल्दी रिजल्ट मिला। हेमंत जी खुद एक योगाचारी है, योगा शिक्षक है और उन्होंने कई जगह से योगा की विद्या प्राप्त की है। थाना में से प्राप्त की है, बेंगलोर में जाके सीख के आए हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है और अपने ज्ञान का लाभ देते हैं। और आज भी ये महामारी के समय में सुबह 7 से 8 वो लोग 100 पीपल एक साथ में ऑनलाइन के जरिए योगा का अभ्यास कर रहे हैं। मेरा बहुत अभिनंदन है और शायद मैं कल उनको यहाँ पर बोलना चाहूंगा जो अपना अनुभव खुद आप सबसे शेयर करें। तो इतनी बात होने के बाद आज बर्थडे, हमारी एक बहन जी है रेणु खेमचंदानी, उनका आज बर्थडे है। उनको मेरी ओर से, जय भगवान की ओर से, भारत विकास की ओर से और हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे पार्टिसिपेंट की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। कल किस कारण से बर्थडे का की बात रह गई, तो आज बिलेटेड बर्थडे आफ्टर 24 आवर्स। उसमें 2 लोग हैं, एक है वीना शेठ और दूसरा है तृप्ति शाह। उन दोनों को मैं बिलेटेड, एक दिन लेट, देरी से उनके जन्मदिन की बधाई और शुभेच्छा देता हूँ। तो अभी शुरू करेंगे हम। कल की जो ग्रंथि हमने देखी एंडोक्राइन ग्लैंड में, खास करके पैराथायरॉइड और थाइमस, उसमें हमारे कुछ साथियों ने, कुछ शुभेच्छकों ने कहा कि थोड़ा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन कभी नहीं रखने का, क्योंकि भगवत गीता में कहा है 4थे अध्याय में कि संशय आत्मा विनश्यति, जो आत्मा को संशय रहता है ना, उसका नाश होता है। तो संशय कोई न रहे, इसलिए मैं फिर से दोनों ग्रंथियों को समझाता हूँ, फिर आगे। पैराथायरॉइड ग्रंथि का स्थान मैंने बताया कि थायराइड के पीछे, गले के पीछे में। उसका वजन बताया मैंने 25 से 30 ग्राम। उसका आकार बताना छूट गया था। उसका आकार है बंच ऑफ सीड्स ऑफ ग्रेप्स इंग्लिश में, हिंदी में द्राक्ष के बीजों का गुच्छा, ऐसा उसका शेप है। तो स्थान हो गया, वजन हो गया, आकार हो गया। अभी उसका फंक्शन, कार्य एक ही है कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस नाम के जो क्षार होते हैं, उसकी मात्रा का नियमन करने का काम उस पैराथायरॉइड ग्रंथि का एक हार्मोन करता है। उसका इतना परिचय है। बाद में जो ग्रंथि थी थाइमस, और जैसे मैंने बताया यहाँ पर छाती की हड्डी के बीच के पीछे है। उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझाना है आम भाषा में, तो हमारी माताएं, महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है और मंगलसूत्र का जो पेंडेंट होता है ना, वो यहाँ रहता है बराबर उसके ऊपर। तो हमारे पुरखों ने उसमें भी अपना ख्याल किया है। जब भी माता का थोड़ा हलन चलन होता है तो हल्का सा प्रेशर थाइमस को मिलता है और थाइमस ग्रंथि एक्टिव रहती है। मगर आजकल ड्यू टू न्यू फैशन वो पेंडेंट का स्थान हिल गया है, किसका यहाँ पर है, किसका यहाँ पर है, उसकी बात छोड़ो, तो स्टैंडर्ड उसकी बात है। ये थाइमस ग्रंथि का वजन 10 से 30 ग्राम है और उसका स्थान बता दिया।
10 से 30 ग्राम ये हो गया। और वजन शेप उसका बताया था मैंने कल, फिर से हाथ दोहराता हूं मैं, ऐसा लाइक दिस। उसको सही समझना हो तो जो बकरी होती है गोट, उसके दाढ़ी में 2 स्तन होते हैं, वो पल्स है, उसमें दूध नहीं है, वैसा ही स्थान शेप उसका है। फंक्शन उसके 2 है, एक तो शरीर को इम्यूनिटी देना, रोग प्रतिरोधक शक्ति देना, और दूसरा हमारे मन में दिमाग में जो उर्मियां उठती है, अपेक्षाएं उठती है, एम्बिशंस उठती है, उसको अच्छी तरह से बनाए रखना, वो काम ही करती है। और इम्यूनिटी और ये उर्मियां वगैरह की ज्यादा आवश्यकता हमें 14-15 साल तक रहती है। तो ये ग्रंथि भी 14-15 साल तक बिल्कुल एक्टिव काम करती है। 14-15-16 के बाद उम्र के बाद वो ग्रंथि श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और डॉर्मेंट हो जाती है, सुसुप्त हो जाती है। और फिर ऐसा संशोधन हुआ है कि वृद्धावस्था में फिर से वो ग्रंथि कार्य शुरू करती है। इसीलिए कल दीपक मैंने थोड़ा बताया था कि वृद्ध जनों का, सीनियर सिटीजन का स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है। कभी मैं चॉकलेट मांगेंगे, कभी मैं आइसक्रीम मांगेंगे, तो उनको दोष मत देना, समझ जाना कि ये उनकी थाइमस ग्रंथि जागरूक हुई। तो ये थाइमस ग्रंथि का परिचय दिया। अभी उसका पहला काम है इम्यूनिटी देना, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत जरूरी है शरीर में। वो रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए हमारे शरीर में कई ऑर्गन है, उसमें से हमने एक ऑर्गन देख लिया है, कौन सा, पीनियल ग्लैंड। दूसरा देखा था इनडायरेक्टली स्प्लीन, तीसरा था इनडायरेक्टली एपेंडिसाइटिस। तो ये इम्यूनिटी हमें हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। कुछ इम्यूनिटी हमें इससे मिलती है, टॉन्सिल्स इंग्लिश में, गुजराती में काकड़ा कहते हैं। प्राय छोटे बच्चों के में वो फूल जाते हैं, थोड़ा सा सड़न हो जाती है, और एलोपैथी में हमें सलाह मिलती है उसको काटना पड़ेगा। कृपा करके उसको काटिए मत, उसकी इम्यूनिटी का लाभ हमें नहीं। क्या करना फिर, रखने देने का, बच्चे को परेशान होने दे नहीं। उसका मैं बहुत सीधा साधा प्रयोग दिखाता हूँ। कृपया आपकी नोटबुक में या कागज में लिख लीजिए, बहुत ही आप किसी को बताएंगे तो उसका फायदा होगा। केला, पक्का केला लेना है, केले को खा जाइए या रख दीजिए। केले का छिलका का उपयोग करना है। केले के छिलके का येलो एंड व्हाइट पोर्शन होता है, अंदर का व्हाइट होता है, तो व्हाइट पोर्शन को ऐसे बांधना है। ऐसा बांधने से पूरा टॉन्सिल्स का एरिया कवर हो जाता है और वो रहेगा, इसलिए कपड़ा बांध देना है। ये काम कभी करना है रात को, क्योंकि बच्चे नटखट रहते हैं, बोलते हैं कि मत लगा रहता है, सो जाएंगे बाद में लगा दो, सुबह खोल दो उसको। 3 रात आप ऐसा लगाएंगे, चौथे दिन डॉक्टर कहेंगे भी इनके टॉन्सिल तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना प्रभावशाली प्रयोग, प्रिय उपचार। समझो आपको केले का कर्ज नहीं करना है तो घर में नमक तो रहता है, नमक, सादा नमक, टाटा फाटा की बात नहीं, सादा नमक पाउडर फॉर्म में ऐसे कपड़े पर छिड़क दीजिए। कपड़े को ऐसा मोड़ लीजिए और फिर थोड़ा पतला कपड़ा, और फिर यहाँ से ऐसा बांध, थोड़ा बड़ा कपड़ा लेंगे, कभी रात को सोने के समय। कितना दिन, 3 दिन। चौथे दिन ये हमारे जो टॉन्सिल्स है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ही उसका जांच करके बताएंगे। तो इतने अच्छे प्रयोग हमारे बिना किसी खर्चे से, बिना किसी परेशानी से हम कर सकते हैं। कृपया इसको नोट करके इसका उपयोग जब भी आपको सामने कोई के साथ है तो करें। अभी हमने कल 4 ग्रंथियों के बारे में देखा, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, और 5वीं ग्रंथि थाइमस देखी थी। 6वीं ग्रंथि हम देख रहे थे पेनक्रियास। पेनक्रियास जो ग्रंथि है वो हमने आगे देख ली पाचन तंत्र में, मगर ये पेनक्रियास ग्रंथि के खुले भाग में कुछ फ्लूइड है, प्रवाही है। उस प्रवाह में छोटी छोटी ग्रंथियां तैरती है। उन ग्रंथियों को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिका ऐसा कहते हैं।
ये ग्रंथियां का काम क्या है, उसमें से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का नाम आते ही सबको मालूम पड़ गया इंसुलिन का रिलेशन किसके साथ है, डायबिटीज के साथ। तो ये डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज के सिम्टम लक्षण क्या है, और हुआ तो कैसे ठीक करना है, वो 3 बातें मैं आपको बता दूं। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा, गर्मी, ताकत देने का काम ग्लूकोज ही करता है। मगर अगर वो ग्लूकोज एक्सेस है, जो हमारी आवश्यकता है दिन की, उससे एक्सेस हो गया तो तकलीफ पड़ता है। वो एक्सेस हो क्या होगा, एक्सेस जो ग्लूकोज है, शुगर है, वो खून में जाएगी। आज हम देखने वाले हैं खून को किडनी में क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो अशुद्धियां तो फिल्टर होगी, साथ साथ में एक्सेस शुगर भी पेशाब में जाएगी, पेशाब का टेस्ट होगा और डॉक्टर कहते हैं कि आपको शुगर का ट्रेस है पेशाब में, इसलिए आपको क्या है, डायबिटीज है। तो डायबिटीज के सबसे पहले सिम्टम लक्षण क्या है, आपको लक्षण में आपको बताऊंगा। सबसे पहला लक्षण डायबिटीज का ये है, शरीर में किसी प्रकार का घाव होता है, कट होता है, वो जल्दी से हील नहीं होता है, आप सबका अनुभव। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम। दूसरा सिम्टम में गलत भूख लगती है, खाना खाया फिर बोला ये खा लूं वो खा लूं, वो डायबिटीज का सिम्टम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, पेशाब करने के लिए बार बार आधा घंटे से, पौने घंटे से, घंटे से जाना पड़ता है। आंखों की रोशनी कम होती है, और ग्लूकोज बढ़ गया ज्यादा तो क्या होगा, अंधेरा छा जाता है। और अगर ज्यादा बढ़ गया तो हमेशा के लिए भी आपकी आंखें रोशनी गंवा सकती है, ख्याल करना। पैर की पिंडलियां का दर्द करती है, और सबसे ज्यादा नुकसान यह है कि डायबिटीज वाले व्यक्ति या रोगी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसको दूसरे रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कृपा करें करके इस रोग से बचना चाहिए। कैसे बचे, उसके 2 तरीके। या तो ग्लूकोज का इंटेक कम करिए, ग्लूकोज पाउडर नहीं खाते, मीठी चीजें, जलेबी है, रसगुल्ला है, बर्फी है, पेड़ा है, जो भी, मतलब वो मिठाइयां में जो शुगर होती है वो एक्सेस होने से नुकसान होती है। अगर मीठी चीज आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो क्या करना है, एक ही काम करना है, जितनी ग्लूकोज की मात्रा हमने ली वो सारा ग्लूकोज रात को हम सोएंगे उसके पहले पूरा तमाम खर्च कर देना है। टोटल ग्लूकोज शुड बी कंज्यूम्ड, इंग्लिश में। कैसे कंज्यूम होगा, खूब काम करके, सारी श्रम करके, काम करके, कसरत करके, व्यायाम करके, कैसे भी। वो ग्लूकोज अगर एक्सेस नहीं रहा तो कभी भी डायबिटीज होने की संभावना नहीं। एक चीज है, तो या तो ग्लूकोज का इंटेक कम करे, या तो पूरा ग्लूकोज को पूरा दिन में कंज्यूम करे, तो डायबिटीज होने की संभावना कम है। हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि डायबिटीज एक बार एंट्री होता है, निकलता नहीं। उसके लिए सिर्फ पॉइंट का में नहीं आएंगे, पॉइंट तो आप जरूर बताएंगे, मगर साथ साथ में कसरत, एक्सरसाइज करना चाहिए। साथ साथ में डाइट में परिवर्तन, आहार में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। और चौथा, जो हम प्रयोग बताए, प्रयोग को करना चाहिए। उसका प्रयोग 2 है, आप कृपा करके नोट करिए। जिसका शुगर लेवल 200 के भीतर है, 200 तक है, उनका काम गोली से चलता है, टैबलेट से। उन लोगों ने नीम ऑयल नाम का एक तेल आता है, गुजराती में लींबोळीનું तेल, नीम ऑयल, नीम का तेल रेडी मिलता है। आधा पौना ग्लास गुनगुना पानी लेना है, नवसेकु पानी, लुकवम वाटर। उसमें वो तेल की 3 बूंद डालना है, 3 ड्रॉप्स मिलाना है, और सुबह खाली पेट उसको पी जाना। बहुत कड़वा होता है। ऐसा 15 दिन करने के बाद शुगर लेवल चेक करिए कितना कम हुआ। अगर सही मात्रा में कम हुआ तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अगर और लगता है तो 5-7 दिन और लीजिए, बस, ज्यादा नहीं। मगर ये 200 के अंदर चीज का उसकी बात है। अगर 200 से ज्यादा बढ़ गया, 250, 300, 450, 500 तक जाता है,
फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई ये गोली से नहीं चलेगा, अभी आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। वो इंसुलिन कैसा होता है? आर्टिफिशियल, मानव सज्जित, फिर भी काम करना पड़ता है, क्या करें। ऐसी नौबत अगर आई है तो किसी को 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट ऐसा लेना पड़ता है। ऐसे केस में एक हमारी सब्जी आती है, फली, जिस प्रकार गुआर की फली आती है वैसी फंसी की फली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंच बीन्स। ये फ्रेंच बीन्स का जूस 1 ग्लास अबाउट 100 ml रोज पीना चाहिए। ऐसा 15-20 दिन पीने के बाद अगर आप शुगर लेवल टेस्ट करेंगे तो सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल में होगा, 200 के अंदर होगा, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इंसुलिन कम हो सकता है, बंद हो सकता है। इतना प्रभावशाली है। फ्रेंच बीन कहते हैं उसको, गुजराती में फंसी कहते हैं। गुआर जैसी फली आती है, वो आप मार्केट में जाएंगे तो बंद। तो पैंक्रियास के बारे में मैंने आपको समझाया। अभी 6 ग्रंथि हो गई, टोटल ग्रंथियां 8 है। तो 7वीं ग्रंथि को समझने के पहले मैं एक और चैप्टर शुरू करता हूँ। कौन सा और चैप्टर? हमारे शरीर में पूरी दिन की प्रक्रिया के अनुसार, प्रक्रिया के साथ साथ शरीर में बहुत प्रकार के, क्या कहते हैं, जहर, विष द्रव्य वगैरह पैदा होते हैं। वो विष द्रव्य अगर शरीर में घूमते रहे तो क्या होता है? रोग हो जाता है। तो विष द्रव्य एक तो हमारे प्रश्वास के बारे में बाहर निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, खुराक में हमने देखा मल के रूप में निकल जाएगा। तीसरा, चमड़ी में से पसीना निकल जाएगा। और चौथा है, ये काम, ये खून अपना जो होता है वो किडनी या मूत्रपिंड नाम के ऑर्गन से पास होता है। वो किडनी क्या करती है? खून की सारी अशुद्धियां को फिल्टर कर देती है। फिल्टर होके कहाँ जाती है? मूत्र नलिका में। मूत्र नलिका एक नली है जो पेशाब को किडनी से लेकर के मूत्राशय यानी ब्लैडर में पहुंचाने का काम करती है। ये 3 ऑर्गन, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, मूत्रपिंड, मूत्र नलिका, मूत्राशय, ये तीनों मिलकर के खून की सफाई का काम करते हैं। और ध्यान से सुनना, प्रत्येक 80 सेकंड में एक बार, एवरी 80 मिनट्स, आई एम सॉरी नॉट सेकंड, 80 मिनट्स में एक बार शरीर का सारा खून 5-6 लीटर जो भी है एक बार किडनी में पास होता है और उसका शुद्धिकरण हो जाता है। 80 मिनट सोचिए, तो दिन 24 घंटे का दिन है, उसमें रफली 16-17 बार हो जाता है। बिल्कुल साइलेंटली, विदाउट आवर नॉलेज, वो काम चलते रहते हैं। खून की सफाई का काम इस तरह किडनी करती है। कैसे करती है? किडनी 2 है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो उसका चित्र भी अभी आपको बताएंगे, वो भी डायरेक्ट स्क्रीन पर। तो वो किडनी का आकार जो है काजू, कैशू जैसा, काजू जितनी नहीं बड़ी है, काजू जैसा आकार है। और उसमें जो सफाई का काम होता है ना, वो बारीक प्रकार के तंतु करते हैं। सादी भाषा में तंतु बहुत इतने बारीक है कि हम आंख से देख नहीं सकेंगे। इन तंतुओं को मेडिकल भाषा में नेफ्रॉन्स कहते हैं, NEPHRONES, नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स दोनों किडनी में है। ये नेफ्रॉन्स कितने हैं उसकी गिनती नहीं हो पाई, पर एक आम आदमी की समझ के लिए दोनों किडनी से अगर ये तंतु नेफ्रॉन निकाले जाए और उसको एक क्यू में, एक लाइन में रखे जाए, तो उसकी लंबाई 139 किलोमीटर होगी। सोचिए, 139 किलोमीटर वो फैलेगी। सोचिए, इतने नेफ्रॉन्स हमारे शरीर के भीतर किडनी में है और वो काम करते हैं। 2 किडनी आराम से मिलजुल कर इन कॉपरेशन काम करती है और काम चलता है। सपोज कोई कारण से एक किडनी कमजोर हो गई तो दूसरी किडनी उसका स्थान नहीं ले सकती है, ले लेती है। मगर किडनी ज्यादा खराब हुई तो फिर दूसरी किडनी उसका पूरा लोड उठा नहीं पाती है, इसलिए बिना फिल्टर किए खून शरीर में वापस जाता है। और शरीर में जहाँ जगह मिली वो अशुद्धियां वहां जम जाती है। वहां यहाँ वहां पर क्या होता है? सूजन, स्वेलिंग, एडिमा नजर आता है। तो वो किडनी
फिर भी काम चल जाता है। अगर एक किडनी ज्यादा मात्रा में फेल होने लगी फिर कुछ काम नहीं होता है। किसी किसी को एक किडनी काम ही नहीं करती है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे केस में डॉक्टर दवाई देते हैं वगैरह, उससे काम नहीं चला फिर कहते हैं अभी आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। वो डायलिसिस मतलब आप समझे, खून की सफाई बार एक्सटर्नल मशीन से, इसको कहते हैं डायलाइजर। ये डायलिसिस करने के लिए 4 घंटे अस्पताल में या किडनी सेंटर में भर्ती होना पड़ता है। लॉट ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं, डिस्टिल वाटर यूज होता है, वो कमरा एसी चाहिए, शुद्ध चाहिए, और 4 घंटे में एक सिरे से अशुद्ध ब्लड उसमें जाता है मशीन में, सफाई होकर दूसरे सिरे से अंदर आ जाता है। इतनी प्रक्रिया से हमारा खून साफ होता है एक बार। उसकी लागत कीमत कॉस्ट डॉक्टरों से मेरी बात होती रहती है, 1100 रुपये होती है। 1100 अभी अस्पताल है, उनका खर्च वगैरह भी कंसिडर करना पड़ता है। तो एक बार सफाई करने का खर्चा 1500, 1800, 2000, 2500 जैसे हॉस्पिटल ऐसा देना पड़ता है। शुरू में जब किडनी खराब होती है डॉक्टर कहते हैं महीने में एक बार खराब चलेगा। जैसे जैसे किडनी ज्यादा खराब होती है महीने में 2 बार, फिर 15 दिन में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा होता है। सोचिए कि किडनी पेशेंट इतना कमजोर हो जाता है कि काम नहीं कर पाता है। और समझो हफ्ते में 2 बार गिनो केवल, और 1000 रुपया गिनो, 2000 रुपया हफ्ते में, महीने में हो गया 8000 रुपया प्लस दवाइयाँ। इतनी परेशानी होती है, सोचिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा अपनी किडनियों को, मूत्र पिंड को खूब संभालिए। ऐसे संभालने में बताता हूँ। इस प्रकार काम चलता है, फैमिली परेशान हो जाता है, शारीरिक रूप से धरती परेशान होता है, आर्थिक रूप से पूरा घर होता है, और अगर व्यवस्था न हो तो घर में से अपने गहने वगैरह बेचना पड़ता है। तो ऐसी नौबत ना हो, ऐसी मतलब जो क्या है करना चाहिए मैं बताता हूँ। समझो किडनी का डायलिसिस करते 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 बहुत दिन हो गया, वो भी नहीं चलेगा। डॉक्टर सलाह करते हैं आपकी किडनी को ट्रांसप्लांट कराइए, दूसरे की किडनी बिठाइए, तो उस व्यक्ति का एक किडनी से काम चलेगा, तुम्हारा एक किडनी से काम चलेगा। उसमें बहुत सी लीगलिटी है। वो किडनी परिवार के मेंबर की चाहिए जो सूट हो सके। अगर परिवार के मेंबर की नहीं है तो दूसरे की ले सकते हैं, मगर उसका बराबर टेस्ट कर लेना पड़ता है, लीगलिटी करनी पड़ती है। और उसका खर्चा कम से कम 8 से 10 लाख रुपया आता है, मिनिमम 8 to 10 lakhs rupees you have to spend for kidney transplant करके। समझो सुटेबल हो गई, बड़ी अच्छी बात है। फिर भी किडनी सुटेबल होने पर भी हर महीने में कम से कम 15 से 16,000 रुपया की मेडिसिन लगती है। सोचिए, तो भगवान ने हमको कितना अच्छा तंत्र दिया है, एक भी पैसे का खर्च नहीं है, पर हम उसकी ख्याल नहीं करते। ख्याल कैसे करना समझ लीजिए। किडनी को सक्षम बनाने के, किडनी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बस सादी है। सबसे पहले पानी पीने की प्रक्रिया। पानी उचित मात्रा में पीना चाहिए। उचित मात्रा में कितना, 4 से 5 लीटर। सुजन के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। कितना पानी पीना चाहिए बता दिया। कैसा पानी चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी चाहिए। अगर मटके में ठंडा हुआ है चलेगा, मगर बर्फ वाला, फ्रीज वाला, चिल्ड वाटर कृपा करके मत पीना, वो किडनी को बहुत खराब करता है। तो उचित मात्रा में पानी पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पीजिए, और पानी हमेशा बैठ कर पीजिए। लोग खड़े खड़े, क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी है, वो लगाया अपना वाटर प्योरीफायर, ग्लास में पानी लिया, खड़े खड़े पी लिया, बिल्कुल नुकसान करता है। बैठ कर, कहीं भी कुर्सी में, सोफे में बैठ करके पानी पीना चाहिए। दूसरी बात, किडनी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 5-10 मिनट में पेशाब करने जाना चाहिए। उससे किडनी की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। खुद दोस्तपति के नमूने पे पेशाब लगती नहीं है, आगे पीछे बच जाइए, आदत बना दीजिए, जरूर से खाना खाने के बाद आप पेशाब जा सकेंगे और आपकी किडनी
अच्छी तरह से काम करेगा। ज्यादा मिर्च मसाला वाला खुराक भी किडनी को नुकसान करता है। रात को बिना कारण जगना देर तक, वो भी किडनी, नॉट ओनली किडनी, बाकी सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। ये सारी चीजें अगर हम संभालेंगे तो किडनी बहुत अच्छी तरह काम करेगी और अपना काम आगे बढ़ेगा। तो किडनी में इस प्रकार खून की सफाई होती है, जो शुद्ध खून है वो फिर शरीर में चला जाता है, और जो निकला कचरा अशुद्धि वो पेशाब के मार्फत यूरेटर द्वारा, मतलब मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में, ब्लैडर में पहुंच जाता है और ब्लैडर में उसको संग्रहित रहता है। जब हम बाथरूम जाते हैं तो वो निकल जाता है। ये सारी प्रक्रिया किडनी की मैंने आपको समझाई। तो किडनी यूरेटर ब्लैडर को शॉर्ट फॉर्म में KUB ऐसा कहा है। K मीन्स किडनी, U मीन्स यूरेटर, B मीन्स ब्लैडर, और उसका हिंदी नाम है मूत्रपिंड, मूत्र नलिका, मूत्राशय। आप सोचेंगे कि मैं ये किडनी पर क्यों चल गया बीच में, उसका कारण है कि अभी जो 7वीं ग्रंथि आने वाली है, वो ग्रंथि का नाम है एड्रीनल। अभी मैं उसका भी चित्र दिखाऊंगा। एड्रीनल, ADRENAL। ये एड्रीनल जो ग्रंथि है वो किडनी के माथे पर बैठी है, ऑन द हेड ऑफ किडनी। इसलिए हमने किडनी समझ लिया तो आपको ख्याल में आ गया कि वो किडनी के माथे पर बैठी है। अभी उसका चित्र स्क्रीन पर मैं बताऊंगा। वो एड्रीनल ग्रंथि बहुत महत्व की ग्रंथि है। उसका आकार जो है, शेप, वो हेड हेड, नेवी की कैप जैसा उसका शेप है। काम क्या करती है? बहुत बढ़िया काम करती है। उसके 2-3 काम। सबसे पहला काम, इन केस ऑफ इमरजेंसी, या तो हमें जब भय लगता है, डर लगता है, उस समय उस भय को दूर करने के लिए, टू ओवरकम द फियर, हमें एक एक्स्ट्रा ताकत चाहिए। वो ताकत देने का काम एड्रीनल का एक हार्मोन करता है। कैसे समझाता हूँ। समझो बारिश के दिन में निकले हैं अनजान रास्ते पर, पानी भरा हुआ है, एक पानी का पुल देखते हैं हम लोग, सोचते हैं कि कितना गहरा होगा, अंदर कितनी चिकनाहट है मालूम नहीं, और हमारा पैर तो ऑलरेडी इस किनारे पर है। उस समय हमारे दिमाग से क्या आता है? कमांड आता है, जंप। हम जंप होकर उस तरफ जाते हैं। उस तरफ जाने के बाद देखते हैं, अरे 4-4.5 फुट में कैसे जंप कर सका? एड्रीनल का हार्मोन आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकते। एक काम है उसका, हमें लड़ाई शक्ति देना, उड़ाने की शक्ति देना। उस पर से इस ग्रंथि का दूसरा नाम बना है फाइटर एंड फ्लाइटर। फाइट એટલે लड़ाने वाली, फ्लाइटर मतलब उड़ाने वाली एक ग्रंथि है। एक काम है। दूसरा काम, उसका दूसरा काम ऐसा है कि जब कभी हमें किसी को अस्थमा क्या प्रॉब्लम होता है, दम, अस्थमा, सांस वगैरह, सांस फूल जाना वगैरह, उसका अटैक आता है ना, उस समय आदमी बहुत ही बेचैन हो जाता है, न बैठ सकता है, न सो सकता है। ऐसे समय में हम लोग डॉक्टर को बुलाते हैं या पेशेंट को लेके अस्पताल में जाते हैं। वहां पर एक इंजेक्शन देते हैं, एक इंजेक्शन कोर्टिसोन केमिकल होता है, वो देते हैं या दर्द को आराम देते हैं, परमानेंट नहीं, उस समय तक ठीक हो गया, सारी बेचैनी दूर हो गई। वही कोर्टिसोन हमारे एड्रीनल में से नेचुरली स्राव होता है। तो अस्थमा और दम के केस में एड्रीनल का पॉइंट देंगे, कहाँ है वो बताएंगे अभी। तो आदमी को आप हॉस्पिटलाइजेशन से, इंजेक्शन से बचा सकते हैं। अस्थमा के लिए अटैक के समय में एक दूसरा पॉइंट है, वो लोकल पॉइंट है। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा हाथ फैलाएंगे, नजदीक लाएंगे, तो यहाँ पर आपको 2 पसली के बीच में खड्डा मिलेगा। देखिए, उस पर अंगूठा रख करके गोल घुमा, कितना 10 सेकंड का 3 बार। एक एड्रीनल का पॉइंट और ये छाती का पॉइंट। अस्थमा वाले आदमी को अटैक आया होगा तो बहुत ही शांति मिलेगी, विदाउट एनी मेडिसिन। तो आप कृपा करके ख्याल करिए, और जब भी ऐसा कोई केस आपके सामने हो, जरूर से 2 पॉइंट दबाइए। 2 काम हो गए। तीसरा काम, अभी हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि इंसुलिन क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज में मिलकर के उसका ग्लाइकोजन बनाता है। वो बात मैंने कही नहीं, अभी कहता हूँ। और वो ग्लाइकोजन शरीर में संग्रहित होकर रहता है। कहाँ कहाँ? एक तो लीवर में, और दूसरा अपनी मांसपेशियों में, दैट इज टिश्यूज।
और जब आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज हो जाता है। वो काम कौन करता है? एडिनल का एक हार्मोन। कब जरूरत पड़ती है? समझो ने उपवास किया है और उपवास भी जैनियों का, केवल पानी पर, तो शरीर के अंदर की प्रक्रिया चलनी चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज चाहिए। उस समय एड्रेनल को आदेश मिलता है, स्टार्ट कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन करिए, तो हो जाता है। ख्याल में आ गया? मगर कब? इन केस ऑफ नीड, या तो हम बीमार पड़ते हैं, कुछ खाना नहीं खा पाते हैं, तो शरीर अंदर से कमजोरी महसूस करता है, तो वो भीतर का कार्य चलाने के लिए उस समय भी आदेश मिलता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में रूपांतर करो, हो जाता है और में ख्याल आता है। इस प्रकार एड्रेनलिन 3 काम करती, काम तो बहुत करती है। हमारे पाठ्यक्रम ने 3 काम दिए हैं, बहुत अपनी अगत्य की, महत्व की एक ग्रंथि है। तो अभी मैं उसका आपको चित्र दिखा देता हूँ, आप जरा गौर कर लीजिए, फोटो ले लीजिए और बाद में दीपक भाई उसका प्रैक्टिस करेंगे। ये किडनी है, एक काट कर दिखाएगा अंदर क्या क्या आपको बताया, लेफ्ट और राइट दोनों में है, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। देख लिया? अभी दूसरा चित्र बताएंगे, उसमें और क्लैरिटी है। हाँ ये देखिए, यूरेटर ब्लैडर बताया। हाँ देखिए, दोनों किडनियां हैं, इसमें से जो नलियां निकली है, दोनों नलियां निकल करके मूत्राशय में, ब्लैडर में गई और वहां पर पेशाब जमा होता है। शरीर में इस प्रकार ये अपने ऑर्गन्स रखे हुए हैं भगवान। अभी ये हमारे पॉइंट्स कहाँ पर आए, उसके बारे में आपको चित्र बताता हूँ, थोड़ा देर रखूंगा। आप उसका ये एड्रिनल है, केप जैसा शेप है, अधिवृक्ष ग्रंथियां एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के माथे पर आई हुई है। और अभी आपको क्या बताएंगे, ये दोनों किडनियां दिखती है और ऊपर कैप जैसा है ना, वो एड्रिनल है। अभी आपको पैर के तलवों में ये पॉइंट्स कहाँ पर आए हैं, वो चित्र के द्वारा दिखा। वेरी गुड, देख लीजिए। इस प्रकार दूसरे जोन में R2 के ऊपर और नीचे आधा आधा किडनी है, उसके ऊपर एड्रिनल है, और R3 जो है वहां पर अपना ब्लैडर, मूत्राशय है, और दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो मूत्र नलिका है। ये पॉइंट दोनों पैर में होंगे, लेफ्ट में राइट में, दोनों में। बाजू के चित्र में उसके नाम भी लिखे हैं, नंबर भी लिखे हैं, और ये थोड़ा सा उसका सेक्शन बताया था। अभी ये आप फोटो ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए आपके चार्ट में, आपके तीसरे चार्ट में बनाइए, थर्ड चार्ट। और अगर नहीं ड्रॉ करना हो तो उसका फोटो लेकर के भी आप लिख सकते हैं एग्जीबिशन। 2 मिनट रखते हैं, बाद में हमारे दीपक भाई सोनी जी तैयार है, वो आपको इसका प्रैक्टिकल बताएंगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि भाई किडनी का, तीनों चारों ऑर्गन्स का स्थान कहाँ है। नंबर दिए गए हैं, तो हम लोग अभी 29 तक पहुंच गए। कुल हमारे 32 पॉइंट है, 3 पॉइंट बाकी रहते हैं, वो हम कल देखेंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल हमारे भाई साथी, हमारे दीपक भाई सोनी जी से मैं दरखास्त करूंगा, ये 4 पॉइंट दिखा दे, और साथ में आपको ये कमर की कसरत बताएंगे, वॉल एक्सरसाइज, डॉल ट्विस्ट नाम की एक प्रक्रिया है, वो बताएंगे, और फिर समय बचेगा उसके अनुसार आगे हम बढ़ेंगे। तो दीपक भाई सोने जी को पेश करिए, और उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे पॉइंट का प्रैक्टिकल दिखा दें। जय भगवान। जय भगवान गुरु जी। जय भगवान। अभी क्या जय भगवान, आवाज आ गया ना? आवाज तो है, आप कहाँ है? आज हम देखेंगे चौथा प्रैक्टिकल, देखेंगे 5वें दिन का, 6ठे दिन का प्रैक्टिकल, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और एड्रिनल, 4 पॉइंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसा पैर में लोकेशन उसका।
एक शेडो अच्छे तो ठीक है गुरुजी अभी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओके, जैसा गुरुजी ने बताया है किडनी हमारे दोनों पैरों में है। किडनी का लोकेशन हम देखेंगे तो ये है सेकंड जोन Z2, ये R2 लाइन, उसमें आधा भाग ऊपर आधा नीचे हम काजू शेप बनाएंगे, ऐसे काजू बनाएंगे, ऐसे काजू, ये हमारी किडनी। और इसी तरह दूसरे पैर में हम बनाएंगे, जैसे काजू शेप जैसा बनाएंगे। फिर उसके पहले हम ब्लैडर का लोकेशन देखेंगे। ब्लैडर जो है हमारे हील लाइन पे है, फर्स्ट जोन में, तो हम हाफ सर्कल बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें यहाँ हाफ सर्कल यहाँ बनाएंगे। ये हो गई ब्लैडर। अभी हम दोनों को ज्वाइन करेंगे, किडनी और यूरेटर, किडनी और ब्लैडर को, बराबर। ये किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, और उसके ऊपर हम उसको टोपी बनाएंगे, एक टोपी बनाएंगे, इसके ऊपर टोपी बनाएंगे। ये टोपी बनाया हमने, नेवी कैप। ये हमारी हुई एड्रिनल ग्रंथि। अभी आप देखेंगे कि हम दोनों पे साथ में करते हैं ना, देखिए दो किडनी हो गई लेफ्ट में राइट में, और दो यूरेटर है, और ब्लैडर आधा इधर है आधा इधर है, पूरा सर्कल हो गया, कंप्लीट हो गया सर्कल, ये ब्लैडर पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम पॉइंट कैसे देंगे, पहले हम, पॉइंट बहुत लंबा है तो हम इसको थंब वॉकिंग प्रेशर देंगे। कैसा करेंगे, पहले किडनी से शुरू करेंगे, किडनी किडनी, फिर धीरे धीरे आएंगे, यूरेटर पे आएंगे, धीरे धीरे यूरेटर, और फिर ब्लैडर पे आके बाद में इसको स्टेडी प्रेशर दबा देंगे, स्टेडी दे देंगे। फिर फास्ट से कर रहा हूँ, इसी तरह इसी पैर में करेंगे, किडनी, धीरे पॉइंट करते रहेंगे। आपको शरीर में किस भाग में सोजा हो, स्वेलिंग हो, तो आप केयूबी का पॉइंट, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केयूबी बोलते हैं, आप लेंगे तो शरीर में जो स्वेलिंग उतर जाएगी। और हमेशा एक्यूप्रेशर करने के बाद तुरंत आप उसको केयूबी का पॉइंट हमेशा दीजिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है, तो केयूबी का पॉइंट देंगे तो सब हमारे टॉक्सिन यूरिन के थ्रू सब बाहर निकल जाएंगे। तो आपको केयूबी का पॉइंट हमेशा हर प्रैक्टिकल में हर पेशेंट को आपको देना जरूरी है। स्वेलिंग भी जाएगी, टॉक्सिन भी निकलेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि, जैसा गुरुजी ने बताया, इसके ऊपर कैप जैसा कैसा देंगे उसको, रोटेटिंग प्रेशर, रोटेटिंग प्रेशर। अभी किसी को अस्थमा अटैक आ गया है, और जनरली रात को 2-3 बजे 12 बजे के बाद आता है अस्थमा पेशेंट को, तो क्या करना है, तो उसी समय हम एड्रिनल का पॉइंट देंगे। जैसा गुरुजी ने बताया, एक कार्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, वो हमें अस्थमा में बहुत फायदे असरमंद होता है, असर होता है, और अस्थमा का अटैक चला जाता है। तो हमेशा अस्थमा के लिए आप याद रखें, कंपल्सरी एड्रिनल का पॉइंट देंगे। तो हार्मोन है, उसके हार्मोन के बदले अथवा आपको हार्मोन कार्टिसोल की इंजेक्शन लेनी पड़ती है, तो उसके पहले आप एक अस्थमा के पेशेंट को हमेशा डेली आप एड्रिनल का पॉइंट देते रहेंगे, तो उसको तकलीफ होती नहीं रहेगी। ये हमारे किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये एड्रिनल ग्रंथि। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, उसका नाम है टॉवल ट्विस्ट। ये एक्सरसाइज किसके लिए, टॉवल ट्विस्ट, हाँ छाती का पॉइंट लोकल, छाती नो पॉइंट लोकल, चेस्ट लोकल यहाँ पर है। अभी देखिए हाथ मैंने मोड़ा, अभी ये खड्डा जैसा है। अब स्कूल में अपन ड्रिल करते हैं, माथ पीटी करते हैं, तो ऐसा दबाते हैं ना यहाँ पर, ये हमारे चेस्ट लोकल पॉइंट है। ये देखिए ये खड्डा जैसा है, देखो अब हाथ हाथ बोन बेंड करेंगे, खड्डा आएगा इधर, तो वो हमारा चेस्ट लोकल पॉइंट है। अभी मैं आपको टॉवल ट्विस्ट बता रहा हूँ, वो किसके लिए करते हैं, हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, फिर शोल्डर पेन होता है, फिर आर्म पेन होता है, टेनिस एल्बो होता है, रिस्ट पेन होता है, पाम पेन होता है, फिंगर लॉकिंग हो जाती है। तो उसके लिए हम गर्दन पे टॉवल ट्विस्ट एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको उसका डेमो बताता हूँ। जय भगवान। जय भगवान। इसके लिए आपको ऐसा गर्म पानी लेना है, पानी गर्म करके रखना है, साइडों में पानी लेंगे हमेशा गर्म पानी। फिर क्या करेंगे, हम टॉवल लेंगे, टॉवल को पहले ट्विस्ट कर लेंगे, टॉवल ट्विस्ट किया, फिर हम उसको गर्म पानी में डुबाएंगे,
दबाया, देखिए फिर गरम कितना लेना है, जितना हम सहन कर सके, बहुत ज्यादा गरम भी नहीं, हमारी बॉडी सहन कर इतना गरम लेना है में पानी। इसको ट्विस्ट किया, फिर हम नेक पे रखेंगे, नेक पे रख के इसको ऐसा खींच के रखेंगे, फिर हम पीछे जाएंगे, नेक आगे की तरफ आएंगे, ऊपर जाएंगे, आगे की तरफ, फिर हम क्रॉस पकड़ेंगे, फिर हम राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे। जब भी आप पीछे करते हैं तो जो पीछे का कर्वेचर का भाग है उसमें गर्म पानी का सेक मिलता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो स्टिफनेस है, नेक में जो स्टिफनेस है, गर्म पानी के भाप से स्टिफनेस चली जाती है, तो ये हमारा पानी जो है जाके हमारे जो मणके दबके हैं वहां तक पहुंचता है और हमें रिलीफ देता है, और मणके उसकी मसल्स सॉफ्ट हो जाती है, तो मणके जो है अपने आप जो दब जाते हैं वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ऐसा करेंगे, और साइड में करेंगे, साइड का कर्वेचर लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट का तो हमारे नेक का जो कर्वेचर ना शेप ऐसा है, तो ये टाउ ट्विस्ट करने से होता है। फिर से देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही है, क्या निचोड़ लिया गर्म पानी में, फिर ऐसा रखा, फिर ऐसा क्रॉस करिए ऊपर नीचे। ये आपको जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया हो, शोल्डर पेन हो, आर्म पेन, टेनिस एल्बो, रिस्ट पेन, फिंगर पेन, पाम पेन, लॉकिंग ऑफ फिंगर्स, सभी बीमारी के लिए, सभी तकलीफ के लिए जो होता है, हमारे सर्वाइकल के मणके दब जाते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो आप ये पॉइंट दबाएंगे तो हमारे सर्वाइकल के मणके जो दब गए हैं, हमारे सर्वाइकल जो मणके दब गए हैं वो, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा शोल्डर बहुत स्टिफ हो जाता है, नेक स्टिफ हो जाता है, तो गर्म पानी से तो स्टिफनेस मसल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे जो मणके दब गए हैं अपनी जगह पर आ जाते हैं और हम बहुत अच्छी तरह महसूस करते हैं। ये हो गई टाउ ट्विस्ट एक्सरसाइज। अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ एक्सरसाइज, वो है वॉल एक्सरसाइज। अभी वॉल एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें दीवार पे सपोर्ट रखने, खड़ा बॉडी पूरी दीवार पे रखने नहीं हमें। फिर क्या करना है, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, और मैं देख मेरे पंजे भी बोल, पंजे के ऊपर धीरे धीरे खड़ा होता जाऊंगा, देखना हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास रोकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे, और हमारे पंजे भी बराबर नीचे नहीं होते जाएंगे, हमें हाथ पैर के पंजों पर खड़ा होना चाहिए। 2 बार करनी है एक्सरसाइज आपको, 2 श्वास भरिए, हाथ ऊपर लेके जाइए, फिर श्वास रोक के रखिए, पूरा शरीर दीवार पर लगा के रखिए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 करके नीचे आइए। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमें इसको टर्न ऑन जाना है, और दोनों हमारे शोल्डर है ना उसके लेवल पे हमारे हाथ रखने के हैं, तो हाथ ऊपर से, इसमें क्या है, अपने चेस्ट को दीवार पे लेके जाने का है, जितना हो सके आप करते रहेंगे, और पंजे ऊपर उठाने के लिए, ऊपर उठाने के नहीं, ऐसा करेंगे तो आपको देखेंगे स्ट्रेस आएगी पीछे बैक में, और फिर धीरे धीरे करके आएंगे। इसमें श्वास की प्रक्रिया नॉर्मल रखनी, ऐसे क्योंकि होल्ड करिए थोड़ा टाइम, फिर धीरे धीरे आ जाएंगे। थर्ड स्टेप, दोनों हाथ साथ में रखेंगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर दोनों कान के साइड, और इसको स्ट्रेचिंग करेंगे, फुल स्ट्रेच करेंगे, ताड़ासन जैसा, जो योग वाले उनको ताड़ासन बोलते हैं, जितना होता है स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच कंडीशन में श्वास रोक के रखिए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे करके आप हाथ को नीचे लेके आएंगे। अभी फिर फिर करके दिखाऊं, हाथ ऐसे रखिए, श्वास भरिए, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे हाथ लेके जाइए, श्वास भरते हुए दोनों कानों के साइड से, फिर हाथों को घुमाइए और स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच करके में श्वास को रोक के रखिए, फिर स्ट्रेच कंडीशन में आप धीरे धीरे थोड़ा टाइम होल्ड करिए, फिर स्ट्रेच कंडीशन में आप धीरे धीरे करके श्वास लेके आइए। ये करने से आपका बैक पेन में इमीडिएट आराम तो होगा,
और इसके अलावा आपको स्पाइन का जो मैंने पॉइंट बताया 7 नंबर, आपको वो भी पॉइंट करना है। दूसरा कि हमें खाने में ध्यान देना है, खटास, इमली, चटनी, सेव पूड़ी, भेल पूड़ी जो हम खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उसका हमें नहीं करना है। एक्सरसाइज करनी है और दूसरा सबसे बड़ी बात, गर्म पानी का सेक करना है, गर्म पानी का कपड़े से। हम जो गर्म पानी का तौलिया लिया, हम गर्म पानी में डुबाएंगे उसको, फिर उसको बैक साइड में पूरा गर्म पानी से पूरा सेक करेंगे उसको पीछे, बैक साइड पूरी। तो क्या होगा, तो जब भी बैक पेन होता है तो हमारे लोअर बैक की मसल सब स्टिफ हो जाती है, बहुत कड़क हो जाती है। तो आप गर्म पानी का सेक करेंगे, गर्म ठंडा पानी का सेक करेंगे तो स्टिफनेस सब चली जाएगी और हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। तो 4 चीज करनी है, स्पाइन का पॉइंट लेने का है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, शेक करना है। आप चारों चीज करेंगे तो इससे अच्छा होगा। और बैक एक्सरसाइज में मैं बताया, लोअर बैक की तकलीफ हो, हिप तकलीफ हो, साइटिका हो, सबके लिए यही आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत महसूस रहेगा और बहुत अच्छी तरह कर सके। ये आप कृपा करके करते रहेंगे तो आपका सब बैक पेन, लोअर बैक पेन, पैर में नमनेस होती हो या घुटने में तकलीफ होती है, कोई कभी कभी क्या होता है, साइटिका नस के बदले हमारे घुटने मुड़ते नहीं है, हम जमीन में बैठ नहीं सकते हैं, तो भी आप ये एक्सरसाइज करिए, शेक करिए, डाइट करिए तो आपको तंदुरुस्त, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जय भगवान गुरु जी। दीपक भाई सुनिए, हाँ सुनते हैं ना, एक तो आज की बोलिए। जो आपका जो ओपिनियन है आज का, हाँ हाँ वो डॉक्टर भारती और अनुराधा जोशिया दोनों अवेलेबल नहीं है, जरा चेक कर लीजिए प्लीज। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो बात करके आज आई नहीं क्या? दोनों नहीं है गुरु जी? नहीं मिल रही इसमें। हाँ जरा वो चेक कर, भारती मलिक न्यू जर्सी देखो आ रहा है उसमें नाम, भारती मलिक છે, મલિક મલિક भारती मलिक न्यू जर्सी। અને अनुराधा जोशिया નથી ને? भारती मल्लिक है। है हाँ, हाँ। तो उनको उनको लेना है, बाद में ले लीजिए उनको, और बोलिए। फिर अनुराधा जोशिया। जी ठीक है गुरु जी। हाँ जी, थैंक यू ओके। भारती मलिक। अनुराधा जी नहीं है। अच्छा ठीक है, भारती मैडम को ले लीजिए, शी इज ए डॉक्टर इन न्यू जर्सी। सवाल हो दी नमस्ते आदरणीय गुरुजी। इस सफर के हर सह कार्यकर्ता को मेरा जय भगवान। अभिनंदन और शुक्रिया। मैं अमेरिका में 50 साल से ज्यादा पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में प्रवृत्त थी, जबकि अब करीब निवृत्त हूँ। मेरा अनुभव बांटने की मुझे तक मिली है, तो उसके लिए आभार। पिछले हफ्ते एक रात को 2:30 बजे अचानक नींद खुल गई और बाथरूम जाने के लिए उठने की कोशिश करी, मगर गर्दन में बाईं ओर सख्त दर्द महसूस हुआ। अनेक कोशिश करने पर भी कुछ आराम नहीं मिला। उठना मुश्किल, चलना मुश्किल, करवटें बदलना मुश्किल, बाईं ओर फिरने पूरा कमरा चक्कर फिरता था। दाईं ओर घूमने से चक्कर बंद होते थे। डॉक्टर होने के नाते मैं मन ही मन में एनालिसिस करती रही कि क्या है और क्या नहीं है। उठकर कोई दवाई का भी सोचा। आखिर एक्यूप्रेशर की सेमिनार थोड़े दिन पहले ही हुई थी, ये बात याद आई। तो 4 बजे, 4:15 बजे और 4:30 बजे मैंने 3 बार नेक के पॉइंट पर एक्यूप्रेशर का प्रयोग करा। इसके बाद नींद लग गई। 8 बजे उठी तो करीबन 80 से 90% आराम था और मैं ताज्जुब थी। तो फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कोर्स रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पक्का करना है, और साथ साथ मेरे 3-4 जो आसपास के दोस्त वगैरह हैं, उन्हें भी मैं कोई भी तरीके से मदद करने के लिए प्रवृत्त हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। जय भगवान। जय भगवान। हाँ जी, जय भगवान।
तो इस प्रकार दूसरी हमारी अभी साथी बन गई है अनुराधा जोशिया फ्रॉम मलेशिया। उन्होंने पहला बैच किया था, तब से हमारे साथ जुड़ गई है। और दूसरे ये जो बात चल रहा है उसके लिए उन्होंने मलेशिया के कई लोगों को संपर्क किया और काफी लोग इसमें जुड़े हैं। उनका एक कोऑपरेशन देखिए, दीपक भाई ने कल आपको एक वीडियो भेजा था, उसमें जो ग्रंथियां है वो ग्रंथियां का नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऑडियो विजुअल भेजा था, वो भी मिस अनुराधा जोशिया ने बनाया। तो आज किसी कारण से लोकेट नहीं हो पा रही है, हम संपर्क करेंगे और कल वो यहाँ पर आके अपना अनुभव कहेगी। अभी हमको मैसेज मिला है कि काउंसिल के लिए फिर से एक बार रिपीट करो। 2 चीज बताई मैंने, एक केले का छिलका जो है वो व्हाइट साइड अंदर रहेगी, ऐसा रख करके कपड़ा लपेट लेना है रात को सोते समय, सुबह निकाल देना है, ऐसा 3 दिन। और नहीं हो तो कपड़े पे नमक छिड़कना है, पतला कपड़ा थोड़ा लेने का, नमक का पाउडर छिड़क देने का, कपड़े को ऐसा करते हैं और फिर ऐसा बांध लेना है, रात को बांधना है, सुबह निकाल देना है। ये दोनों प्रयोग, 2 में से कोई भी एक प्रयोग केवल 3 दिन करना है। मेरे ख्याल से जिसने पूछा है उनको क्लियर हुआ होगा। अभी वीणा जी कोई प्रश्न हो तो आप पेश कर सकती है। वीणा। एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ बोलिए। फ्रेंच बीन्स का प्रयोग वापस बताइए। फ्रेंच बीन्स जिसको फंसी कहते हैं, उसका जूस निकालना है और वो जूस कितना है, अबाउट 100 ml, एक छोटा ग्लास जितना, सुबह खाली पेट उसको पीना है, 15 से 20 दिन पीना है। फिर शुगर लेवल चेक करना है, तो शुगर लेवल इतना होगा कि इंसुलिन या तो कम हो सकता है या इंसुलिन बंद भी हो सकता है। तो ये मैंने समझा दिया। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। टाइप 1 डायबिटीज के लिए कोई क्योर है? डायबिटीज के लिए क्योर? टाइप 1 डायबिटीज टाइप 1 हो, 2 हो, कोई भी हो, उसके लिए मैंने बताया था, एक तो पॉइंट्स वो आपको दीपक में भेजेंगे, दूसरा है डाइट आहार, तीसरा है एक्सरसाइज, और चौथा है मैंने जो हम प्रयोग देते हो दो, वो चारों बराबर अच्छी तरह करेंगे तो डेफिनेटली डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। दूसरा मैंने जो बताया वो डायबिटीज एक्सेस ग्लूकोज के कारण बताया, वो तो है ही, पर कभी कभी ये डायबिटीज हमारा तनावजन्य होता है, ड्यू टू टेंशन, तरह तरह के टेंशन हो जाते हैं। उसका मैं आपको उदाहरण दूं, छोटे यंग बॉयज MBA कर लेते हैं, IT कर लेते हैं, अच्छी कंपनी में नौकरी लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख पगार महीने का मिलता है, पर उनको टारगेट दिया जाता है। वो टारगेट संभालने की चिंता में बच्चे टेंशन पैदा कर लेते हैं, उसमें से डायबिटीज होता है। वो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि टेंशन लेना नहीं है। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, 10 घंटा काम करो, पर टेंशन मत लो। टेंशन के कारण से कोई भी रोग होता है, उसको ठीक करने में बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है और सफलता इतनी नहीं मिलती है। तो कृपा करें अपने मन को क्या बनाइए, मजबूत बनाइए, खुश बनाइए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, और अगर आप भगवान को मानते हैं, कोई भी, उस भगवान पर विश्वास करें, तो डेफिनेटली अपना जो डायबिटीज टाइप ए हो, बी हो, दोनों में फायदा होता है। अभी हमने 29 पॉइंट देख लिए, कल 3 पॉइंट बाकी रहे तलवे, 30, 31, 32, वो दिखाऊंगा। उसके पहले ये कौन से ऑर्गन्स है उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बनाता हूँ, बैकग्राउंड, और फिर कल डिटेल में विशेष देखेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं अभी वीणा? सवाल तो है बहुत। हाँ, एक तो सवाल है,
हेडेक और साइनस के लिए पॉइंट काफी है और कोई पॉइंट्स है? हाँ, नहीं, साइनस और हेडेक के लिए पॉइंट्स काफी है, और उसमें खास करके माइग्रेन नाम का हेडेक होता है, माइग्रेन, जिसको हम गुजराती में आधा सीसी, हिंदी में आधा सिर, कभी यहाँ कभी ऐसा दिखता है। ऐसे केस में अंगूठे में पॉइंट तो देंगे ही जरूर। साथ साथ में एक प्रयोग है, बहुत ध्यान से सुन लेना। लोग बाद में पूछते हैं, मैं 2 बार बोलता हूँ, कृपा करके बिल्कुल मेरे साथ हो लीजिए और जो बोलता हूँ नोट करिए, तो आपको फिर से डाउट नहीं होगा। उसमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है पीने का, 1 गिलास, उसमें 1.5 चम्मच, कौन सी चम्मच, टीस्पून, चाय की चम्मच 1.5 वो शुगर का पाउडर, अपनी जो चीनी है उसी को कूटकर पाउडर बनाना है, वो उसमें भिजा के रखने का है रात को। 1.5 चम्मच शुगर, कैसी शुगर, पीसी हुई, वो पानी में रख देना है, पानी ढक देना है। सुबह में उसको उठकर अच्छी तरह मिला करके, छान करके, फिल्टर करके, वो पानी सुबह 5 बजे पीना है एग्जैक्टली। 4:45 का अलार्म रखिए, पानी को जरा मिलाइए, कपड़े से छान लीजिए और एग्जैक्ट 5 बजे पी लीजिए। कितना दिन, केवल 4 दिन। कितना भी पुराना आपका माइग्रेन हो, ठीक होता है, ख्याल करना। अगर समझो कोई देरी से उठते हैं तो 5 बजे का एक काम करके सो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर दूसरा सवाल मेरे पास आया है, वो है स्किन डिजीज के बारे में। स्किन डिजीज जो होता है तरह तरह के, उसमें समझो फंगल इंफेक्शन हो, दाद हो, एक्जिमा हो, ऐसे कई प्रकार के चमड़ी के रोग होते हैं। उसके पॉइंट्स नहीं, कृपा करके उससे पॉइंट से ठीक नहीं होगा, उसके लिए प्रयोग होते हैं। वो प्रयोग भी हर एक रोग के लिए अलग होते हैं। तो जिस किसी को तकलीफ हो तो कृपा करके मुझे फोन करे, हम आपको पर्सनली उस क्या तकलीफ है उसके मुताबिक उसका प्रयोग दिखा देंगे। फिर तीसरा एक सवाल आया है कि हेयर फॉल, बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, उसको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक ऑयल में हर एक क्लास में बताता हूँ, बनाना है घर में, कृपा करके इसको नोट करें। 1 किलो या 1 लीटर खोपड़े का तेल, कोकोनट ऑयल, शुद्ध कोकोनट ऑयल 1 लीटर या 1 किलो लेना है। उसमें 250 ग्राम कड़ी पत्ते, मीठा नीम या कड़ी पत्ता बोलते हैं, 250 ग्राम पत्ते तोड़ करके डालना है। फिर उस तेल को उबालना है, अच्छी तरह उबलेगा तब वो सारे पत्ते डाले हो काले पड़ जाएंगे। काले होने तक उसको उबालना है, फिर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसको छान लेना है, पत्ते निकल जाएंगे, केवल तेल रहेगा। उस तेल में 10 से 15 ग्राम मेथी दाने, ड्राई मेथी, उसके दाने 10 से 15 ग्राम डाल के रखना है। फिर वो धीरे धीरे पिघलेगा और आपका तेल रेडी हो गया। उस तेल को हेयर ऑयल की जगह में यूज करिए, आपके बाल लंबे रहेंगे, घने रहेंगे, चमकीले रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ये बालों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, इस तेल को जरूर बनाइए, उसका उपयोग करिए। फिर हेयर फॉल के लिए प्रयोग है, कुछ प्रयोग जरूर है। हेयर फॉल के प्रयोग के लिए अगर एलोवेरा जेल अगर आपके पास मतलब ला करके उसको हाथ में लेकर रात को सोते समय पूरे सिर में ऐसा लगा लेना है और फिर कपड़ा बांध देना है, सुबह में उसको धो देना है। ऐसा केवल 5-6 दिन करेंगे ना, आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, डैंड्रफ भी निकल जाएगा। डैंड्रफ जो होते हैं सिर में वो भी ठीक होते हैं। इस प्रकार कुछ 5-6 सवाल मेरे पास आए थे, उसका मैंने जवाब दिया। अभी मीना के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अभी अपने पास 2-4 मिनट का समय है। किडनी में स्टोन है तो हाँ। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक? किडनी में स्टोन के लिए प्रयोग शायद मैंने बताया था। प्रिकॉशन क्या लेना है? प्रिकॉशन तो मतलब कि जो बीज वाली चीज होती है, बीज वाली, एज पर एग्जाम्पल भिंडी, बैंगन जिसमें बीज निकलते हैं, और बीज निकलते मतलब बीज खा जाते हैं, वो कम करना चाहिए। टमाटर वगैरह जिसमें बीज होते हैं और हम खा जाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसमें से वो न हजम होने से उसकी पथरी बनती है, और पथरी बन गई तो मैंने उनका प्रयोग शायद दिखाया, फिर रिपीट करता हूँ। जवक्षार नाम का एक दवाई आती है, जवक्षार, वो अबाउट 50 ग्राम डालना है। आधा चम्मच जवक्षार और आधा पौना कप
ताजी छाछ बटर मिल्क उसमें डाल करके मिला करके सुबह खाली पेट पीना है और शाम को 4-5 बजे एक ऐसा डोज लेना है। ऐसा अबाउट 8 से 10 दिन करेंगे तो बिल्कुल वो पथरी अप टू 12 mm होती है तो बिल्कुल टूट करके निकल जाएगी। बहुत ही सैकड़ों लोगों ने इस प्रयोग को किया है और उनको फायदा हुआ है। ये किसी ने पूछा है कि ये पॉइंट जो बताया था चीन का पॉइंट, दाढ़ी का पॉइंट फॉर कॉन्स्टिपेशन, अगर हमारा मल विसर्जन ठीक से होने लगा तो फिर उस पॉइंट को कंटिन्यूस करना है, नहीं करना है। एक बार सिस्टम ठीक हो गई तो बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल अभी आए थे मेरे पास, उसका जवाब दिया। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। Please tell points for increase oxygen level. To increase हाँ, oxygen. बहुत अच्छा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने को एक एक्सरसाइज है। 1-2 दिन पहले ही मैंने देखी है, मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल सीधी सादी सरल, कहीं भी बैठ के, जमीन पर बैठिए, कुर्सी में बैठिए, सोफे पर बैठिए और क्या करना है, मेरी ओर देखना, ऐसी एक्सरसाइज करना है। उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। बहुत आसान है। उसमें क्या करना है, कैसे वैसे बैठ जाना है और सांस को भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना। देखो मैं करता हूँ, भरा है, फिर छोड़ते हुए, बस ऐसा दिन में कभी भी बार कर सकते हैं। कितनी बार? 8 से 10 बार, हार्डली 5 मिनट लगेगा। मगर उसका ज्यादा अधिक फायदा अगर आपको उठाना हो, मॉर्निंग में करिए, क्योंकि मॉर्निंग की हवा ताजी होती है, उसमें ऑक्सीजन ओजोन की मात्रा ज्यादा रहती है, उसका आपको ज्यादा विशेष लाभ मिलेगा। दिन में कभी भी कर सकते हैं 8 से 10 बार। वो फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएगा। तो अभी आजकल जो कोरोना वगैरह चला है वो फेफड़ों में ही रोग चला जाता है, तो फेफड़े आपके कार्यक्षम हो जाएंगे, वो रोग होने की संभावना कम हो जाती है। तो जरूर से करिए। और एक सवाल मतलब कि एक मुझे बताना था आज, वो मैं कल बताऊंगा। इसको कहते हैं इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो 2-3 पॉइंट्स है वो कल मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। आज मेरे ख्याल से समय होने आया है, इसलिए हमारे सभी साथियों में, जिसमें हमारी वीणा बिटिया, करण जी, शर्मा जी जो भी आजकल दूसरे काम में व्यस्त है, हमारे सारे साथी, इसमें दीपक भाई, कल्पना बहन, नैना बहन, मालती बहन, जयकिशन जी, मिस्टर जयकिशन लाड जी, जयप्रकाश लाड वगैरह का मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और कल की यात्रा 7वां दिन बराबर एग्जैक्टली 8 बजे आप लोग लॉग इन होइए। 8 बजे से आप प्रार्थना शुरू करेंगे और आगे का पाठ्यक्रम देखेंगे। और कोई भी मार्गदर्शन के लिए कल्पना बहन को, मुझे या दीपक भाई को फोन पर या व्हाट्सएप द्वारा जरूर से संपर्क करें। विल बी प्लीज टू गाइड। थैंक यू वेरी मच। जय भगवान। गुरुजी एक खुश खबर है, हाँ बोलिए कल बोलिए। शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उनको हमारी ओर से जय भगवान बोलिए। हाँ जी जी ठीक। जरूर जरूर। जय भगवान। जय भगवान जय भगवान।